ये तो होना चाहिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आई होप वॉइस वीडियो एंड स्क्रीन क्लियर होगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर चैट बॉक्स में बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, विद द अमेंडमेंट्स। पहले हम लोग पेपर मतलब जो डायरेक्ट एक्सेल जिसमें ज़्यादा अमेंडमेंट्स है उसको हम क्या करेंगे, कवर करने का ट्राई करेंगे। देन आफ्टर वी विल डू द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। कल अपने को नहीं रखना है लेक्चर, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का था मैसेज, ठीक है ना। कल आपको भी पता है, अगर मान लो कि कहीं आ रहे हो गुब्बारा मार देगा कोई।
फिर पता चला कि यहाँ पे एकदम ये क्या है, एरिया उस तरह का है। यहाँ से आगे थोड़ा जाओगे तो आदमी गायब हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने। सो हमारा हैंड स्प्रे लाइक दिया। क्या अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको मतलब पूरा एक पीडीएफ मतलब मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है ना। फिर जहां पे मुझे लगेगा कि आपको लिखना है वहां पे मैं बोलूंगा, तो वहां पे आपको नोट डाउन करना है। मम्मी इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया है 8-9 पेज का अमेंडमेंट का मटेरियल, तो उसको भी एज अ रेफरेंस में क्या करूंगा, यूज करूंगा जब हम प्रोविजन पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो मैं जो अमेंडमेंट्स आपको बताऊंगा वो कैसे होंगे, तो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स होंगे, ठीक है, कि ये चैप्टर में ये अमेंडमेंट्स किए हैं और ये चैप्टर में ये वाले अमेंडमेंट्स हैं, ओके। और कौन से अमेंडमेंट्स है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, ओके, मतलब आ सकता है एग्जाम में। सो स्टार्ट करते विद द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। जो अमेंडमेंट्स उन्होंने किए हैं वो दोस्तों किए हैं टैक्स रेट्स के अंदर, ठीक है। सो आपको भी पता होगा कि टैक्स रेट्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक जिसको हम कौन से टैक्स रेट बुलाते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट्स बुलाते हैं। नॉर्मल में भी दो होते हैं, एक होता है दोस्तों सेक्शन नंबर 115, कौन सा होता है, बीएस, ठीक है, जिसको हम कौन सा स्कीम बुलाते हैं, तो जिसको हम क्या बुलाते हैं, डिफॉल्ट। और दूसरा होता है कि आप डिफॉल्ट में से क्या कर जाओ, ऑप्ट आउट कर जाओ, ताकि आपको क्या मिल सके, तो इनकम टैक्स में क्या मिल सके, बेनिफिट्स, या फिर जिसको हम क्या बुलाते हैं, डिडक्शंस आपको मिल सके, जिसको हम नॉर्मल स्लैब भी बुलाते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल स्लैब। तो इसमें दोस्तों कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है वो किसके अंदर किया है, बीएससी के अंदर। तो जब हम डिस्कस करेंगे तो जो नॉन अमेंडमेंट वाला पार्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि सेक्शन का ओवरऑल पिक्चर आपको दिखाना पड़ेगा। तो 115 बीएससी में उन्होंने स्लैब का रेंज क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। आपने दिसंबर 24 में एग्जाम दिया होगा, तब स्लैब का रेट अलग था, अभी उसको चेंज कर दिया गया है। और चेंज कैसे, तो अप टू 3 लाख तक क्या होगा, तो अप टू 3 लाख तक क्या होगा, कोई भी टैक्स लगेगा, 0% है। देन 3 लाख से कितना कितना कर दिया गया, 7 लाख, ठीक है, तो वो कितना लगेगा, 5। देन 7 लाख से कितना लगेगा, 10 लाख, तो वो कितना लगेगा, 10%। देन 10 लाख से कितना होगा, 12 लाख, वो कितना होगा, 15। 12 लाख से कितना होगा, 15 लाख, ठीक है, तो वो कितना होगा, 20। एंड अगर आपका इनकम अबव 15 लाख क्रॉस हुआ तो फिर कितना होगा, 30। बट सर हमने तो कुछ अलग सुना है, वो 4-4 लाख वाला, वो फाइनेंस एक्ट 25 में है, समझ रहे। आपके एग्जाम के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंस एक्ट होगा 24, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 24 पढ़ना है, 25 वाला आपको नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो ना, वो आप जब फाइनल में आओगे, ठीक है ना, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये एक अमेंडमेंट उन्होंने किया हुआ है। स्लैब के जो चेंजेस है वो स्लैब के रेट्स में चेंज नहीं किए हैं, बट स्लैब को थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। पहले 3 से 6 था, फिर 6 से क्या था, 9 था, फिर 9 से 12 था, 12 से क्या था, 15 था, तो उसको थोड़ा इंटरचेंज उन्होंने किया। दूसरा आपको याद होगा कि एक तो होता है क्या, सरचार्ज। तो अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो सरचार्ज का रेट 10%, 15%, 25%, 37%, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, के कितनी आपकी इनकम रहती है उसके बेसिस पर स्लैब का रेट, सॉरी, सरचार्ज का रेट क्या होता था, चेंज। बट अगर आप 115 बीएससी में रहते हो तो फिर जो मैक्सिमम सरचार्ज आपके ऊपर आएगा वो मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा, तो एट द रेट ऑफ कितना होगा, 25। इट मीन्स अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपके ऊपर सरचार्ज कितना आएगा, 10, ठीक है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो कितना आएगा, 15। एंड अगर आपकी इनकम कितने से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो भी 25, समझ रहे। बट अगर मान लो आप ऑप्ट आउट कर गए, ऑप्ट आउट कर गए मतलब आप कौन से में चले गए, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 20%, फिर 10 से ऊपर 30%, उसमें कोई अमेंडमेंट सरकार करेगी नहीं, वो एज इट इज इंटेक रखा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको भी पता है कि आपको एनालाइज करना होता है कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है, ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान रखना। फिर एक रिबेट में अमेंडमेंट है, उसमें मैं बाद में आता हूँ। अभी चले जाते हैं दोस्तों किसके टैक्स रेट्स में अमेंडमेंट हुए हैं, स्पेशल टैक्स रेट्स में जो अमेंडमेंट हुए उसकी बात हम लोग करते हैं।
अभी स्पेशल टैक्स रेट में जो अमेंडमेंट उन्होंने किए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक सवाल पानी पी आज मैं पानी 110 पीना भूल गई ना या टोटल इनकम के क्वेश्चन में देंगे ही, ठीक है। तो स्पेशल रेट में आपको भी पता है दो तरीके के स्पेशल रेट होते हैं, एक होता है कैपिटल गेन वाला और एक होता है जिसको हम कौन सा इनकम बुलाते हैं, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी मिला या फिर क्या मिला, कार गेम में से इनकम हुई, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, तो स्पेशल टैक्स रेट लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला टैक्स रेट लगाएंगे हम, स्पेशल वाला, ठीक है। तो कैपिटल गेन में टैक्स रेट जो है उसमें उन्होंने क्या किए हैं दोस्तों, अमेंडमेंट्स किए हैं, ठीक है। किस तरह से हम उसको डील करेंगे, और कैजुअल में कोई अमेंडमेंट नहीं है। कैपिटल गेन की अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि कैपिटल गेन का रेट डिसाइड होता है उसके नेचर ऑफ कैपिटल गेन पे। तो एक होता है कौन सा, लॉन्ग टर्म, एंड एक क्या होता है, शॉर्ट टर्म। तो अभी ना आपको एक डेट पर्टिकुलरली याद रखनी पड़ेगी। देखो, अभी जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया, तो फाइनेंस एक्ट 2024 में क्या हुआ, दो बिल है। एक तो आपके पास होता है कॉल्ड इंटीरिम बिल, क्योंकि 2024, 2029, 34 ये वाले जो ईयर होते हैं ना, उसमें दो तरीके के बिल होते हैं। मैंने आपको भी जब नॉर्मल लेक्चर होते हैं तब मैंने बताया था कि इलेक्शन की वजह से आप क्या नहीं लेके आ सकते हो, फाइनेंस बिल लेके नहीं आ सकते। तो वो लोग इंटरिम बिल भी लाते हैं, और दूसरा कौन सा लाते हैं दोस्तों, जिसको हम कौन सा बिल बुलाते हैं, तो जिसको हम कौन सा बिल बुलाते हैं, फाइनेंस। अभी हुआ क्या, जो फाइनेंस बिल है वो इस मतलब जो डेट है वो है 23 जुलाई 2024। ये डेट आपको पर्टिकुलरली याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी डेट से टैक्स का रेट क्या होता है, चेंज होता है। उससे पहले पुराना वाला ही रेट लेना है। इंटरिम बिल तो ऑलवेज कब आता है, तो 1 फरवरी 2024 को आया ही होगा, जो इंटरिम बिल हम जो बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 2024 में जो टैक्स रेट्स बढ़ाए गए हैं वो कब बढ़ाए गए हैं, 1 अप्रैल से नहीं बढ़ाए गए। कब से बढ़ाए गए हैं, 23 जुलाई, जिस दिन से उन्होंने वो फाइनेंस एक्ट क्या किया, मतलब फाइनेंस बिल क्या किया, अनाउंस किया। तो अभी मैं जो टैक्स रेट्स आपको बताने जाऊंगा वो दो अलग हो गए, एक पुराना होगा और एक क्या है, नया। मतलब दोनों ही आपकी एग्जाम के लिए क्या होगा, दोनों ही आपके एग्जाम के लिए क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेबल होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या करना है देखना, अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में दो सेक्शन है, आपको पता होगा। एक है दोस्तों कौन सा, 112, एंड एक है दोस्तों कौन सा, 112A। अगर मैं बात करूं 112A, तो उसमें दो पार्ट में हम लोग करेंगे। विथ इफेक्ट फ्रॉम कहां से, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई, ठीक है ना। मतलब 23 जुलाई को आपने शेयर बेचा है या उसके बाद शेयर्स बेचे, ठीक है। आई होप आपको पता होगा 112 एक इसका है, लिस्टेड शेयर। मार्केट से अगर आप शेयर्स बेचते हो, ठीक है। तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट में जाऊंगा तो अमेंडमेंट खत्म ही नहीं होंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पता है, उस कॉन्सेप्ट को मुझे आके क्या करना है, मॉडिफाई करना है। समझ रहे हो, इतना ही मेरा रोल है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है ना। तो सेक्शन 112A की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने शेयर 23 जुलाई या उसके बाद बेचा है, ठीक है, तो जो टैक्स का रेट जो है वो उन्होंने कितना कर दिया है, बढ़ा के कितना कर दिया है, 12.5। बट अगर आपने शेयर्स कब बेचे हैं, तो अप टू कब तक बेचे, 22 जुलाई, ठीक है। मतलब 22 तारीख को ही तुमने शेयर बेचा है, तो फिर रेट कौन सा वाला लगेगा, तो फिर रेट कितना लगेगा, 10%। समझ रहे हो। फिर आपको ये भी पता होगा कि नो कैपिटल गेन अप टू कहां तक होता था, नो कैपिटल गेन अप टू रुपीज कहां तक होता था, 1 लाख। बट अभी उसको 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है 1 लाख, कितना कर दिया गया है, 25। तो आपको एग्जाम के लिए 1,25,000 का। तभी ना एक कंफ्यूजन होगा कि सर 1,25,000 भी हम कब से दे, 23 जुलाई से दे के उससे पहले। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि 1,25,000 जो है ना, वो आपको देना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। मतलब उसकी इफेक्ट आपको कब से देनी है, 1 अप्रैल 2024। मतलब तुमने कभी भी शेयर बेचा हो, तुमको 1,25,000 का हम क्या दे देंगे, माइनस कर। इवन इफ आपने मान लो 20 जुलाई को शेयर बेचा है, तो 20 जुलाई को शेयर बेचा है तो उस दिन टैक्स का रेट कितना है, 10%। लिमिट कितना था उस टाइम पे, 1 लाख है। बट फिर भी हम तुमको कितना दे देंगे, 1,25,000। ये समझ आया। डेट्स की माया जाल है, थोड़ा आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना। तो सेक्शन नंबर 112A में उन्होंने ये अमेंडमेंट किया है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों किसका, तो वो है सेक्शन नंबर 112
ठीक है। तो 112 में भी सेम टू सेम आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कि कैपिटल की असेट कब बेची गई है, कब बेची गई है, 23 जुलाई। आपको भी पता है 112 किस में लगता है, अदर देन लिस्टेड शेयर्स, मतलब बाकी की जितनी भी असेट बचती है उसमें कौन सा वाला टैक्स लगेगा, 112। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया पता है, टैक्स का रेट उन्होंने कितना कर दिया है, 12.5। तो सर अप टू कहाँ तक था, मतलब अप टू 22 जुलाई तक जो टैक्स का रेट था वो कितना था, 20%। तो तुमको क्या लगेगा कि 20% से कितना कर दिया, 12.5, मतलब अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट कम कर दिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या किया पता है, बोले अगर आपको 12.5 पे जाना है ना, ठीक है ना, तो वो क्या होगा दोस्तों, तो वो हम देंगे क्या, विदाउट इंडेक्स। विदाउट इंडेक्स बोले तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, जो हम करते हैं ना इंडेक्सेशन में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो जब मैडम जी ने अनाउंस किया फाइनेंस बिल, ठीक है, तो एक्ट तो बनेगा नहीं, तो थोड़ा विरोध हुआ मैडम जी का, बोले ये तुम क्या कर रहे हो, 20 से सीधा तुमने 12.5 तो दिया, पर बाद में क्या बोला कि इंडेक्सेशन है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं, एक विदाउट इंडेक्स ही होगा और 12.5% ही हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने बोला एक काम करो, हम तुमको क्या दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। सरकार पिछले 6-7 साल से ऑप्शन ही देती है, समझ रहे हो ना, ये स्कीम में भी क्या है, ऑप्शन। समझ में आ गया, पता नहीं चलता है कि ऑप्शन स्कीम है कि स्कीम के अंदर, समझ रहे हो ना, स्कीम मतलब अपने वो गुजराती में स्कीम मतलब पता है, बाटली में उतारने वाले, समझ में आ गया। तो स्कीम है क्या ऑप्शन है, समझ नहीं आ रहा कभी कभी, ठीक है ना। तो उन्होंने स्कीम लगाया, बोले एक काम करो, तुमको विथ इंडेक्स जाना है ना, जाओ कोई दिक्कत नहीं, विथ इंडेक्स एक काम करो 20% दो, और अगर तुमको किस में जाना है, विदाउट इंडेक्स जाना है, इसकी इम्पैक्ट मैं कैपिटल गेन के चैप्टर में समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ बेसिक्स के अमेंडमेंट्स हम कर रहे हैं। तो वो आपको 12.5 देना है, मतलब इंडेक्स लेना है तो रेट बढ़ जाएगा, क्यों, इंडेक्स लोगे तो इनकम गिरेगा, तो इनकम गिरेगा तो रेट बढ़ाना पड़ेगा, और इंडेक्स नहीं लोगे तो, इंडेक्स नहीं लोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो इंडेक्स नहीं लोगे तो रेट क्या हो जाएगा, मतलब इंडेक्स नहीं लोगे तो इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो मुझे रेट को भी क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं जो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना। एग्जाम में एमसीक्यू में मेरे हिसाब से पूछ लेंगे वो लोग, और आप एक्सपेक्ट करके चलोगे पूरे डीटी के अंदर आपको 10 से 15 मार्क्स का क्या देखने को मिलेगा, अमेंडमेंट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेंडमेंट है ज्यादा बट वो टैक्स रेट्स में ज्यादा है, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखो। तो डेट याद रखोगे ना तुम, क्या याद रखोगे, बोलो डेट 23 जुलाई के बाद अगर ट्रांसफर हुआ है तो नया वाला रेट लेना है, अदरवाइज आपको कौन सा वाला रेट लेना है, पुराना वाला ही लेना है। डन ना, ये था दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है किसका, शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में भी उन्होंने अमेंडमेंट की है। तो शॉर्ट टर्म में 111A, और आपको भी पता है कि 111A पर ये कौन से शेयर्स होते हैं, अगेन लिस्टेड शेयर्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लिस्टेड शेयर्स का, तो उन्होंने इसमें भी उन्होंने ये बोला है कि विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से, तो जब से हमने ये अमेंडमेंट किया है, मतलब 23 जुलाई के बाद उन्होंने रेट बढ़ा के कितना कर दिया है, 20। गवर्नमेंट को मालूम चल गया कि लोग बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ बेच भी रहे हैं, अच्छा खासा क्या बना रहे हैं, पैसा, तो वो बना रहे तो हम क्यों ना बनाए। तो उस केस में पहले कितना लगता था, अप टू 22 जुलाई तक कितना लगता था, तो अप टू 22 जुलाई तक कितना लगता था, 15। पर अभी कितना लगेगा दोस्तों, अगेन आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, ओके ना, कि कौन सी डेट पे है। सब कुछ गेम आपको ये डेट पे ध्यान रखना है कि 23 जुलाई या उससे, नहीं सॉरी, 23 जुलाई या उसके बाद अगर आपने बेचा है तो ये सारे नए रेट्स क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये 1,25,000 वाला जो है, तो 1,25,000 का लिमिट मुझे 23 जुलाई से देना है या पहले से देना है, तो वो 1 अप्रैल से ही मुझे देना है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में ये टैक्स के रेट्स के उन्होंने क्या किए, चेंजेस किए इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। अभी हम लोग चले जाते हैं दोस्तों किसके लिए, तो एक अमेंडमेंट उन्होंने किया जो है वो किसके लिए किया है, तो वो किया है कॉर्पोरेट के लिए। मतलब कॉर्पोरेट मतलब क्या है, तो कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी है ना, उनके टैक्स रेट्स को उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, कम कर दिया है, ठीक है, समझना। सो कॉर्पोरेट में ये लोग है ना ऐसा किया कि, मतलब कंपनीज की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो मुझे बताना तो पूरा ही पड़ेगा कि कौन से टैक्स रेट्स कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं।
तो एक तो आपको भी पता होगा कि एक होता है कौन सा कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, एंड एक होता है कौन सा कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी में भी दो पार्ट है, ठीक है। अगर टर्नओवर कितने करोड़ से कम होता है, 400 करोड़ से क्या होता है, कम होता है, मतलब जो टैक्स पेयर, मतलब जो कंपनी है उसका टर्नओवर अगर 400 करोड़ से क्या हुआ, कम, तो उस केस में हम जो टैक्स का रेट है वो उनके ऊपर कितना लगाएंगे, 25। डन। बट ये टर्नओवर जो था ना, वो आपने जब एग्जाम दिया होगा ना, तब प्रीवियस ईयर 21-22 होगा, मतलब 24 का जो एग्जामिनेशन हो, अभी उसको अमेंड करके सिर्फ ईयर में अमेंडमेंट किया है, और इसको क्या कर दिया है, तो इसको कर दिया है 22-23। समझ में आ रहा है अमेंडमेंट क्या है? 21-22 का टर्नओवर नहीं देखने का, किसका टर्नओवर देखने का, 22-23। तो मान लो 21-22 में 390 करोड़ था, और 22-23 में 425 करोड़ था, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 400 करोड़ से बढ़ गया ना तो फिर उस केस में बाद में जो दूसरे टैक्स पेयर्स है उनको कितने परसेंटेज पे आना होता है, 30%। जो लोग 400 करोड़ के टर्नओवर वाले में नहीं है, उनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। आ रहा है तुमको समझ में कि ऊपर से जा रहे हैं? क्लियर है? ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो कब लोगे बोलो 25%? कौन से ईयर का, 21-22 या 22-23? तो 22-23 में टर्नओवर उनका दोस्तों 400 करोड़ से कम हुआ, तो फिर कितना करना है, 25। मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर किसके लिए, एमसीक्यू के लिए, ध्यान रखें। तो ये तो हमने बात किया डोमेस्टिक कंपनी का। अभी है ना, डोमेस्टिक कंपनी में क्या होता है पता है, इसमें भी मैडम जी ने ऑल्टरनेट स्कीम दिया हुआ है। मतलब क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। जैसे है ना, 115 बीएससी एक जमाने में ऑल्टरनेट स्कीम हुआ करता था, 2023। फिर उन्होंने क्या कर दिया पता है, बीएससी को डिफॉल्ट कर दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट तुम इसमें ही आओगे। अगर तुमको बेनिफिट चाहिए तो तुम ऑप्ट आउट करो। बट कंपनी बाय डिफॉल्ट किस में आती है, तो कंपनी बाय डिफॉल्ट 25 या किस में आएगी, 30। अगर मान लो कंपनी को टैक्स रेट को कम करना है, तो उसके लिए क्या होगा देखना। तो उन्होंने ऑल्टरनेट स्कीम में ऐसा बोला है, ऑल्टरनेट स्कीम दो तरीके की। एक है सेक्शन नंबर कौन सा है, 115 कौन सा है, BAA। एंड एक है दोस्तों 115 कौन सा है, BAB। ये भी एमसीक्यू में शायद आ गए। देखो ये सीक्वेंस ही है, BAA फिर BAB फिर BAC आता है। ओके। तो अगर मैं BAA की बात करूं, तो उसमें उन्होंने टैक्स का रेट कितना कर दिया है, 22%। ये क्या है, कौन सा टैक्स रेट, बेसिक। BAB में उन्होंने ऐसा बोला है कि BAB में सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनीज आ सकती है, तो जो कौन सी कंपनीज होती है, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो इस सेक्शन में आ सकती है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब क्या, तो जिनका इन सेटअप 2001 अक्टूबर 2019 के बाद, बट अप टू कब तक हुआ है, तो अप टू 31 मार्च कब तक हुआ है, 24 तक हुआ है। ठीक है, वही कंपनी इस स्कीम का क्या ले सकती है, बेनिफिट। तो उनके लिए टैक्स का रेट कितना रहेगा, उनके लिए टैक्स का रेट कितना रहेगा, 15%। मतलब बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली गिरा दिया ना। बाकी अदरवाइज तो कितना है, 30 है, और दूसरा कितना है, 25। बट आपके केस में कितना, 15। बट ये अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है, बेसिक। इन दोनों ही केसेस में आपको फिक्स सरचार्ज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फिक्स सरचार्ज। और वो फिक्स सरचार्ज कितना लगाएंगे हम, 10%। तो इधर 1.5 और ऐड होगा, ठीक है, एंड इधर कितना ऐड होगा, 2.2। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपका सरचार्ज के साथ 16 पॉइंट कितना होगा, 5, और इधर कितना होगा, 24.2। ये फिक्स है। फिक्स मतलब इरिस्पेक्टिव, आप जैसे नॉर्मली क्या होता है, सरचार्ज तब लगता है जब आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर, जैसे इंडिविजुअल है तो 50 से ऊपर गया, 1 करोड़ से ऊपर गया, 2 करोड़ से, तो जाके लगता है ना। तो यहाँ पे मैं 10% की मैं बात करूं, तो 10% यहाँ पे क्या इनकम को देख के लगाना है कि फिक्स लगा ही देना, और बाकी 4% तो आपको ऐड करना ही। समझ में आ गया ना? तो अगर आप 4% ऐड करोगे तो इफेक्टिवली यहाँ पे 25 पॉइंट कितना होगा, 16 या 17 होगा। और यहाँ पे अगर आप 4% ऐड करते हो तो इफेक्टिवली 17 पॉइंट कितना होगा, 16 होगा। डन। वो लोग एमसीक्यू में क्या पूछते पता है, इफेक्टिव टैक्स रेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 115 BAA। तो आपको ये वाला टैक्स रेट क्या रखना है, याद रखना है। तो इन सब में क्या था, अमेंडमेंट सिर्फ एक ही जगह पे था कि ईयर कित कौन सा वाला हो गया, 22। ठीक है, बट तुम लोग टैक्स रेट पूरा याद रखो। एक अमेंडमेंट हुआ है किन लोगों के लिए, फॉरेन कंपनीज।
तो फॉरेन कंपनीज में दो तरीके के टैक्स रेट होते हैं। एक जिसमें टैक्स रेट कितना लगता है 40, और कुछ जगहों पे कितना लगता है 50। 50 कब लगता है? जब FTS का पेमेंट मिलता है, मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एंड दूसरा किसका पेमेंट आपको मिलता है? रॉयल्टी। और ये दोनों ही पेमेंट आपको कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कहाँ से? इंडिया से। तो हम तुम्हारे पे टैक्स का रेट कितना लगा देंगे? तो 50% टैक्स रेट आपके ऊपर लग जाएगा। बाकी सारी इनकम पे कितना लगाना है? 40। बट इस 40 को उन्होंने कम करके अभी कितना कर दिया है? तो वो कर दिया है 235। मैंने पुराना भी बता दिया, नया वाला भी है। और ये 35% आपको क्या लगाना है टैक्स, ये पूरे साल के लिए। और ऐसा 23 जुलाई वाला मैटर नहीं है, ठीक है ना? तो ये कितना रखना है आपको? 35% फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट लगेगा। नो अमेंडमेंट इन सरचार्ज कैलकुलेशन। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट में सरचार्ज कितना लगता है, ध्यान देना। तो डोमेस्टिक कंपनी है एक तरफ, एंड एक तरफ कौन सा कंपनी है? फॉरेन। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर डोमेस्टिक कंपनी पे कितना सरचार्ज लगता है? तो फिर डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज कितना लगता है? 7। एंड फॉरेन कंपनी में कितना लगता है? 2। पर अगर इनकम कितने से ज्यादा हुई? 10 करोड़, तो फिर इधर कितना लगता है? 12। और इधर कितना लगता है? 5। ठीक है, ये डोमेस्टिक कंपनी का कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखें। क्लियर हो गया सबको कि कोई डाउट है? बाकी कोई अमेंडमेंट उन्होंने बेसिक के अंदर किया हुआ नहीं, ठीक है। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अगर आपको बेसिक्स के अंदर कोई डाउट हो तो पूछना, चैप्टर खत्म होते ही मैं पूछूंगा कि डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। नाउ अभी आप सब लोगों को पता होगा एक रिबेट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कौन सा सेक्शन में? 87A। अभी 87A में जब रिबेट का कैलकुलेशन करते हैं तो वो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी, मतलब कौन से में टैक्स आप पे कर रहे हो, BAC में पे कर रहे हो या ऑप्ट आउट कर रहे हो। तो अगर आप 115 किस में टैक्स पे कर रहे हो? BAC में पे कर रहे हो, या तो फिर आप क्या कर रहे हो? ऑप्ट आउट कर। तो BAC में उन्होंने बोला है कि अगर आपकी इनकम कितने से कम हुई, 7 लाख या उससे कम हुई, या फिर अगर ऑप्ट आउट करते हो तो उसमें 5 लाख या उससे क्या हुई कम, तो कितना रिबेट मिलता है? तो यहाँ पे रिबेट कितना मिलता है? तो उन्होंने बोला 100% ऑफ किसका? टैक्स। और कितना? तो 25,000। इन दोनों में से जो विचेवर इज क्या होगा लेस, उसका हम लोग आपको क्या देंगे? रिबेट देंगे। और यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे भी रिबेट कितना मिलेगा? तो उन्होंने यहाँ पे भी यही बोला 100% ऑफ किसका? तो 100% ऑफ टैक्स। और कितना होगा? 12,500। विच एवर इज क्या होगा? तो विच एवर इज लेस, ठीक है ना, उसका हम आपको क्या देंगे? रिबेट देंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि हम आपको इसमें भी क्या देंगे? मार्जिनल रिलीफ। तो आपने सुना होगा कि मार्जिनल रिलीफ तो सिर्फ सरचार्ज में आता है। सरचार्ज में नहीं आता है। मार्जिनल रिलीफ तब आता है जब आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, और वो एक्स्ट्रा इनकम की वजह से आपके ऊपर या तो एक्स्ट्रा टैक्स आ जाता है या तो आपका रिबेट चला जाता है, तब हम मार्जिनल रिलीफ देते हैं। तो मार्जिनल रिलीफ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको BAC में देना है, इसमें नहीं देना है। आप समझ रहे हो ना? ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ सिर्फ BAC में ही हम देंगे। ऑप्ट आउट अगर आप करते हो तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। ऑप्ट आउट मतलब वो 2.5 लाख वाला स्लैब, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर जाएगा तो आपको कितना रखना है? 30। तो उन्होंने क्या बोला मार्जिनल रिलीफ कैसे? तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। एग्जांपल ये बनता है कि मान लो कि आपकी इनकम 7,02,000 है, ठीक है, एंड आप डिफॉल्ट स्कीम में ही क्या पे कर रहे हो? तो डिफॉल्ट स्कीम जो है उसी में आप क्या पे करना चाहते हो? टैक्स पे करना चाहते हो। मीन्स आप कौन से स्कीम में टैक्स पे करना चाहते हो? 115 BAC। अभी हुआ क्या? अब मुझे ये बताओ, अप टू कहाँ तक टैक्स नहीं लगता? अरे यार, अप टू कहाँ तक टैक्स नहीं लगता? 3 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 0। फिर 3 लाख से कितना? 7 लाख, तो कितना लगेगा? 5। तो कितना होगा? 20। बैलेंस कितना बचा? 2। तो बैलेंस बचा 2,000। 2,000 का हमको कितना करना है? 10%। तो कितना होगा? 200। तो कितना हुआ ये? 20,000 कितना होगा? 200। तो ये तुम्हारा आ गया टैक्स। तो टैक्स पे ऐसे ही बैठा था फ्री, उसने सोचा कि यार क्या हो गया लाइफ में, ये मैंने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया? 2,000। और मुझे यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है? 20,000।
मतलब मेरी इनकम मान लो एग्जैक्टली 7 लाख रुपए होती तो क्या होता? अगर मेरी इनकम एग्जैक्टली 7 लाख रुपए होती तो मेरा टैक्स तो 0 हो जाता। हाँ या ना? तो मुझे ये एहसास होगा कि ये 2 हजार रुपए जो मैंने ज्यादा कमाया ना, ये मुझे नहीं कमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस चक्कर में मेरा 18,200 रुपए का ज्यादा पेमेंट जा रहा है। हाँ या ना? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? तो क्या लगता है तुमको, तुम टैक्स दोगे नहीं हो? उन्होंने ऐसा बोला, नहीं नहीं सर, टैक्स देने के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, पर यार ये तो अनफेयर है ना, 2 हजार ज्यादा कमाने पे 20,200 कौन ज्यादा देता है? तो उन्होंने क्या बोला कि एक काम करो, लाओ एक काम करो, 2 हजार दे दो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लिमिट एप्लीकेबल हो गया, तो तुमने क्या बोला? बोले या तो 20,200 दे, या तो कितना दे, 2 हजार। तो तुमने बोला 2 हजार। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गवर्नमेंट ने कहा चल ला 2 हजार दे, 2 हजार तो दे। मैं क्या बोल रहा था, क्या वो भी नहीं देगा? नहीं नहीं, बोले 2 हजार तो दूंगा सर, क्यों बोल रहे हो तुम? ठीक है ना, तो 2 हजार रुपये दे दो। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 2 हजार रखूंगा, पर यहाँ पे तो 20,200 है। तो यहाँ से आपको माइनस कितना करना है, तो 18,200। ये आपका हो जाएगा क्या, रिबेट अंडर सेक्शन 87। समझ में आ रहा है? मॉड्यूल वगैरह में स्टेप्स में करते हो, बोले विथ दिस इतना, विथ दिस इतना, ऐसे नहीं करने, स्टेप्स में नहीं करने, सीधा अपना वो जो देसी वाला जुगाड़ होता है वही यहाँ पे अप्लाई होता है, और कुछ एप्लीकेबल होगा नहीं। इसमें 4% क्या ऐड कर देना है फिर, सेस, मतलब कितना, 800, सॉरी माय मिस्टेक, कितना होगा, 80 रुपए होगा। सो टोटल कितना होगा, 20 कितना होगा, 1। ये आपका टैक्स लायबिलिटी बने। बोले सर ऐसा कब तक करना है? तो जब तक ये अमाउंट है, ये एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा आता है, तब तक करना है। मैं कोई लिमिट थोड़ी रटवा सकता हूँ आपको। और मान लो लिमिट रटवा भी दी तो, और नेक्स्ट टाइम जाके कुछ अमेंडमेंट हुआ तो, और तुमने वो अमेंडमेंट का लेक्चर भी अटेंड नहीं किया तो गए ना काम से। क्लियर है? तो वो तो जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टैक्स से कम आती है तब तक आपको रिलीफ मिलता जाएगा। ठीक है, ये तुमको ध्यान। देन समवेयर अराउंड 7,25,000 या 7,24,000 के आसपास जाके डीएक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्स्ट्रा इनकम क्या होगा फिर, एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टैक्स को कॉम्पनसेट कर ही पा रहा हूँ। क्लियर है? बट ये किस में नहीं मिलेगी, ये मार्जिनल रिलीफ। तो मान लो तुम्हारी इनकम 5,02,000 है नॉर्मल स्कीम में, ऑप्ट आउट करने के बाद, तो भी 12,500 का रिबेट नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें नहीं देते वो लोग। समझ में आ गया? तो 2,000 का पॉलिटिकल कर दो डोनेशन, तो इनकम 5,02,000 से कम होके कितनी आ जाएगी, 5 लाख आ जाएगी, तो आपको रिबेट तो मिल जाएगा ना। क्लियर है? ठीक है। बाकी और कोई चेंजेस उन्होंने किए नहीं है किसके अंदर, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी जो इंस्टीट्यूट ने जो दिया हुआ है उसमें मैं जाके आपको रेफरेंसेस दे देता हूँ, जो अमेंडमेंट्स हमने किए हैं। फिर दोनों ये फाइल जो लिखा हुआ फाइल है और ये वाला फाइल जिसमें मैं थोड़ा कुछ ड्राइंग करूंगा, वो दोनों मैं आपको भेज दूँ। ठीक है। पेपर नंबर 7A, मतलब 7 ही है, वो सेक्शन लिखा है 7A, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट्स किए थे। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 5, 10, 15, 20 और कितना है 30, और सिर्फ उन्होंने स्लैब में क्या किए, चेंजेस। फिर एक और अमेंडमेंट जो आपको बोला, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कंप्यूटेड, इन दैट केस आपको क्या देना पड़ेगा, मार्जिनल रिलीफ। देखो उन्होंने है ना, उन्होंने आपको क्या गिन के दिया है, बोले ये कट ऑफ लिमिट है 727, 770। बोले इंस्टीट्यूट तुमको खुद बोलिए रट्टा मारो, समझ रहे हो? तुमको नहीं मारना रट्टा, मैंने बोला तो सही, आपको इतना आसान तरीके से समझाया। और अगर मान लो फिर भी नहीं समझ में आता है ना, तो जब तुम पे बीतेगी तब तुमको मालूम चलेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तब तो तुमको अपने आप मालूम चल जाएगा। इवन तुम मान लो कि कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा ना इंजीनियर, उसको भी समझ में आ जाएगा, बोले स्कीम हो गया 2,000 ज्यादा कमा लेते हैं, 20,000 को ज्यादा देता है। समझ में आ गया? तो वो दिमाग अपने आप क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जब हम उस पोजीशन में या सिचुएशन में होते हैं। ठीक है। सरचार्ज ऑन टैक्स आफ्टर क्या लिखा हुआ है, रिबेट। ठीक है, तो रिबेट 87A के बाद सरचार्ज लगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। रिबेट तुम दोगे 7 लाख तक तो रिबेट मिलता है, फिर 50 लाख के बाद सरचार्ज लगता है, तो 50 लाख तक इनकम पहुंचेगा तो रिबेट तो मर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 7 लाख तक तो आपको रिबेट, रिबेट का मतलब क्या होता है, स्मॉल टैक्स पे उसको देना है। सरचार्ज हम लोग किससे लेते हैं, अमीरों से लेते हैं। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है लाइन में, बट स्टिल तुम लोग ध्यान रखना। क्या देखो इधर 50%
50 लाख से ऊपर होगा तो सॉरी 50 लाख तक कुछ नहीं है, 50 से ऊपर होगा तो कितना 10, 1 से 2 होगा तो कितना 15, एंड 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो कितना 25। ये आपको बता दिया। सब्जेक्ट टू क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज एज इट इज ही लिया हुआ है, 4% लेना ही है आपको। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स अंडर क्या लिखा हुआ है, ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम मतलब जो बेनिफिट्स वाली है, डिडक्शंस वाली है, तो उस केस में भी कोई अमेंडमेंट उन्होंने किया हुआ नहीं। ये सुपर सीनियर सिटीजन, आपको भी पता है सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं, जिसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा होता है, फिर है सीनियर सिटीजन, ठीक है ना। तो ये अमेंडमेंट नहीं है, फिर भी आई डोंट नो उन्होंने दिया हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो अमेंडमेंट है ही नहीं ना, ये तो मैंने बताया वो तो एज इट इज ही है। तो 3 लाख वाला, और इन केस ऑफ मान लो कि कौन होता है नॉर्मल पर्सन या नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, कौन सा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है ना वो कौन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, तो ही इस स्कीम का क्या मिलता है, बेनिफिट। ठीक है, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर बाद में 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर जाएगा तो इतना टैक्स लगेगा। फिर यहाँ पे देखो डेट के साथ रखवा है, बॉर्न ऑन आर आफ्टर क्या लिखा हुआ है, 2 अप्रैल 1965। अरे हम लोग गिन लेंगे कि वो नॉन सीनियर सिटीजन, समझ में आ गया, ठीक है। रिबेट आपको मिला जाएगा, एप्लीकेबल टू क्या लिखा हुआ है, किसको मिलता है रिबेट, रेसिडेंट को मिलता है। क्वांटम ऑफ रिबेट कितना, 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज क्या करना है लोअर। फिर अगेन देखो सरचार्ज ऑन टैक्स आफ्टर क्या लिखा हुआ है, रिबेट। तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है तो फिर क्यों दे रहे हो तुम, नहीं है ना अमेंडमेंट। एक तो 9 पेज का मटेरियल है, उसमें 2 पेज तो तुमने इसी में यूज कर लिया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब किसी ने दिए हुए नहीं प्रॉपर अमेंडमेंट। आप सी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा नहीं, तो डायरेक्ट में से चुन चुन के जो जो सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है वो चुन चुन के मैं आपको बता दूं इंटर लेवल के लिए। 50 से ऊपर होगा तो कुछ नहीं, सॉरी 50 तक कुछ नहीं, 50 से ऊपर होगा तो कितना 10, 1 करोड़ से ऊपर होगा तो 15, 2 से ऊपर होगा तो 25, और 5 करोड़ से ऊपर होगा तो कितना 30। याद रहेगा, ठीक। सो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एज इट इज, ये आपको लेना है। एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म पे कोई चेंजेस नहीं है, 30% टैक्स रेट रहेगा। इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो 12% क्या लगाना है, सरचार्ज। कंपनी में जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है तो वो डोमेस्टिक कंपनी एज इट इज ही है। वेयर इज द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, जो मैंने बताया ये वाला प्रीवियस ईयर पहले कौन सा था दोस्तों, ये अमेंडमेंट है। पहले 21-22 था, उसको बढ़ा के 22-23 किया। नेक्स्ट ईयर जाओगे तो 23-24 हो जाएगा, मतलब एक एक साल वो आगे बढ़ाते जाएंगे। वो इतना कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो इन एनी अदर केस कंपनी कितना है 30%, एंड इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी कितना कर दिया गया है 35। बट फॉरेन कंपनी में 2 हिस्से करने, 50% और दूसरा कितना 35। 50% कौन से केस में, एफटीएस, और कौन सा वाला होता है रॉयल्टी। सरचार्ज यहाँ पे दे रखा है वो एज इट इज ही रखा हुआ है, कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किए। 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो 12 और 5, 1 से 10 के बीच में होगा तो 7 और 2, 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज लगेगा नहीं। हाँ लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट मतलब सॉरी ऑल्टरनेट स्कीम में जाते हो, वो था ना 115 बी डबल ए, एंड दूसरा कौन सा 115 ए बी, तो फिर सरचार्ज फिक्स लगता है 10%। रेट कितना है 22% नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी के लिए। अगर नया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा तो डन, ठीक है। सो ये तुमको क्या रखना है ध्यान। अभी ऐसे तो वो अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना आपको। जैसे ये अमेंडमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये अमेंडमेंट 2023 के फाइनेंस एक्ट का है, 24 के फाइनेंस एक्ट का नहीं, मतलब 2 साल पुराना, 1 साल पुराना अमेंडमेंट आप बोल सकते हो। ऐसे 2 साल होगा इफेक्टिवली आज से गिनो तो जो हम बात करते हैं ना कौन सा वाला सरचार्ज की हम बात करते हैं, और मान लो कि सरचार्ज में कौन सा वाला सरचार्ज ले रहा हूँ, ऑप्ट आउट वाला। ऑप्ट आउट मतलब 10, 15, 25, 37, ये सरचार्ज के रेट्स हैं, टैक्स के नहीं। कोई किसके रेट बता रहा है सरचार्ज। तो अभी है क्या दोस्तों कि जब भी आप सरचार्ज का कैलकुलेशन करते हो ऑप्ट आउट में, समझ में आ गया। देखो जो मजा है ना वो ऑप्ट आउट में ही है, क्यों, क्योंकि वहां पे पूरा बेनिफिट खुलता है, डिडक्शन, बेनिफिट्स लो, ठीक है ना। बीएससी में बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो पहले क्या होता है, मैं नॉर्मल लेक्चर में अक्सर बताता रहता हूँ, बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं ना, उससे पहले पता होना चाहिए कि कौन से बेनिफिट्स हैं, तो तुमको पता चलेगा ना कि ये नहीं मिलते। तुमने क्या कहते हैं बेनिफिट्स का मेरे में नॉलेज ही नहीं है, फिर बोले ये बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो तुम बोले नहीं मिलेगा बेनिफिट, जैसे कोई बोलेगा तो बेनिफिट्स नहीं देंगे।
जैसे आपको पता होगा कि 115 BAC में आप जब जाते हो ना, कौन सी स्कीम में, डिफॉल्ट स्कीम, तो तुमको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, हाउस प्रॉपर्टी का वो आर्टिफिशियल लॉस नहीं मिलता 2 लाख वाला, याद है कि नहीं? PGBP में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, सेक्शन 35 AD का जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसका रिडक्शन नहीं मिलता है। समझ में आ गया ना? सेक्शन 35 का इन हाउस का मिलता है, आउटसोर्स का नहीं मिलता है। समझ रहे हो? कैपिटल गेन में तो कोई लेना नहीं है रिडक्शन का। समझ रहे हो? अभी बात करते हैं रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की, जिसमें होता है 80C से कहां तक, 80, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता, बट एक्सेप्ट 2 सेक्शन का मिलता है। ठीक है ना? कि 80CCD सबसेक्शन कौन सा, 2, एंड एक और सेक्शन है दैट इज 80JJ, कौन सा, डबल। इन दोनों सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप किस में जाते हो, BAC में जाते हो। बाकी और कोई बेनिफिट वो लोग देते नहीं। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 75,000 है, ठीक है ना, बाकी और कोई डिडक्शन देते हैं नहीं। तो अगर आप सरचार्ज पे करते हो ऑप्ट आउट करने के बाद, ऑप्ट आउट मतलब स्लैब याद रहेगा ना, ओके, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि ये फोर्स स्पेशल इनकम है जिसपे सरचार्ज का रेट मैक्सिमम हम कितना लगाएंगे, तो जो 4 स्पेशल इनकम है उसमें सरचार्ज का रेट मैक्सिमम कितना लगाएंगे, तो मैक्सिमम कितना लगेगा दोस्तों, तो वो लगेगा कितना परसेंटेज, 15%, मैक्सिमम 15%, उससे ज्यादा मैं नहीं लगा। तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि 4 स्पेशल इनकम है जिसपे मैक्सिमम सरचार्ज का रेट हमको 15% लगाना है, तो ऐसी कौन सी इनकम है, तो उन्होंने बोला 112A, फिर कौन सा 111A, 112, एंड चौथा जो है वो है कौन सा वाला, डिविडेंड इनकम। ये 4 इनकम पे हमको मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना लगाना है, 15। रेस्ट ऑफ इनकम जितनी भी आपकी बचेगी, मतलब जितनी भी आपकी बैलेंस इनकम बचती, उस पे कैसे सरचार्ज लगाए। अगर बाकी की जो बैलेंस इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा, या फिर कितने से ज्यादा है, 5 करोड़, तो 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो 25 लगाओ, एंड अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो कितना लगाओ, 37, बट मान लो सर 2 करोड़ से कम है तो कितना लगाओ, 15। आ रहा है तुमको समझ? रेस्ट ऑफ द इनकम मतलब क्या, तो रेस्ट ऑफ द इनकम मतलब टोटल इनकम, TI मतलब समझ जाओगे ना, टोटल इनकम, सॉरी, टोटल इनकम माइनस दिस 4 क्या होगा, स्पेशल इनकम। ठीक है ना? उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है, अगर वो इस लेवल से ज्यादा हुआ तो आपको 25, 37 या 15% क्या लगाना है, टैक्स क्या करना है, सरचार्ज का रखना है, डिपेंडिंग कि आपकी इनकम किस रेंज में क्या हो रही है, फॉलो, ये ध्यान रखना, ये लास्ट इस ईयर का नहीं है, फाइनेंस एक्ट 20। फिर मैंने ना इसमें आपको बेसिक्स के आप लेक्चर देखोगे तो मैंने उसमें डिविडेंड शिफ्टिंग समझाया था कि डिविडेंड को आपको शिफ्ट कैसे करना है, क्योंकि डिविडेंड में है ना सरचार्ज स्पेशल वाला है बट बेसिक का रेट नॉर्मल वाला है। समझ रहे हो ना? तो डिविडेंड में सरचार्ज का रेट क्या है, स्पेशल है, मतलब पर जो टैक्स आप पे करते हो बेसिक टैक्स, वो कौन सा वाला आता है, नॉर्मल, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्लैब, बट उन्होंने सरचार्ज का रेट क्या रखा है, स्पेशल। ये 4 इनकम का लॉजिक ये है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो अगर आप इन सब पे टैक्स रेट्स को क्या कर दोगे, सरचार्ज का रेट एडिशनल लगाओगे तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया होगा। डन, कंफर्टेबल है तुमको? नेक्स्ट, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कुछ अगर चैट बॉक्स, मतलब अगर कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में रखिएगा, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो भी रखिएगा, ठीक है? चलो अपने आगे बढ़ते। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हमको करने हैं, ठीक है, वो है दोस्तों सैलरी चैप्टर के, बहुत ही एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ठीक है ना, 2 मिनट में सैलरी खत्म हो जाएगा अमेंडमेंट के, चैप्टर बड़ा है लेकिन अमेंडमेंट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों, एक सेक्शन है, जैसे ना सेक्शन 15 में क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया, 16 में क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन 16 में क्या दिया हुआ है, डिडक्शन, एंड 17 में क्या दिया हुआ है, परक्यूशन। ये 3 सेक्शन, समझ रहे हो? ठीक। अभी हुआ क्या, जो सैलरी चैप्टर है उसमें सेक्शन नंबर 16 में उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया, और 16 में भी सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन 16 ही आप याद रखोगे चलेगा, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें चेंजेस किए।
तो अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो एज इट इज कितना रहेगा 50,000। बट अगर आप 115BAC में ही क्या पे करते हो, 115BAC में ही क्या करते हो दोस्तों, टैक्स पे करते हो। तो अगर 115BAC में ही टैक्स पे करते हो तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो बढ़ा के कितना कर दिया है 75। ये आ गया सब 75 में, सब आ गया और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब प्रोफेशनल टैक्स ये सब का मिलेगा नहीं। इधर तुमको किसका मिलेगा 50 प्लस प्रोफेशनल टैक्स। इधर 75 में क्या होगा, सब कुछ आ गया। मतलब प्रोफेशनल टैक्स का अलग से डिडक्शन मांगोगे नहीं। डन, क्लियर हो गया ये? कोई डाउट हो तो बोलो। खत्म हो गया सैलरी का अमेंडमेंट। ओके ना, तो यही एक अमेंडमेंट था छोटू सा। ओके, ऑप्ट आउट करते हो तो 50 एंड अगर मान लो बीएससी में रहते हो तो कितना 75। इंक्लूसिव क्या होगा, ऑल प्रोफेशनल टैक्स वगैरह का डिडक्शन हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पीजीवीपी के जो अमेंडमेंट्स हो, हाउस प्रॉपर्टी की मैं बाद में लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पीजीवीपी और हाउस प्रॉपर्टी में एक ही अमेंडमेंट है जो हाउस प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट लिंक होता है। ठीक है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी में भी सैलरी जैसे ही अमेंडमेंट है, कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। इवन पीडीएपी जैसे बड़े चैप्टर में भी छोटा सा ही अमेंडमेंट है। जो ज्यादा अमेंडमेंट है वो किस में, कैपिटल गेन में। ठीक है, अगर हम बात करें पीजीवीपी के, सो आपको एक आइडिया होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 40B, इसमें उन्होंने क्या किया है, अमेंडमेंट किया है। आप पता है पार्टनर को क्या पे करते हो, पार्टनर को क्या पे करते हो दोस्तों, रेम्यूनरेशन। तो जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन आप पे करते हो ना, उसमें इनकम टैक्स में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन बोले तो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। और अगर आप ज्यादा दे रहे होगे तो हम डिडक्शन ज्यादा वाला नहीं देंगे, हम जो लिमिट आपको बताएंगे उसका डिडक्शन देंगे। मतलब आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो जितना आपने एक्चुअल में पे किया है और जितना हम क्या करेंगे, जो लिमिट अंडर सेक्शन किस में नोटिफाई की है, 40 किस में नोटिफाई की है, बी, इन दोनों में से विचेवर इज क्या होगा, लोअर, उसका हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन। तो अभी दोस्तों अमेंडमेंट किस में हुआ है पता है, ये लिमिट में उन्होंने क्या किया है, अमेंडमेंट। मतलब लिमिट को क्या कर दिया है, चेंज। जैसे आपको पता ही होगा कि जो पार्टनरशिप फर्म होता है, जैसे फर्म को, पार्टनरशिप फर्म जो होता है और यहाँ पे पार्टनर होता है, उसको कौन सी इनकम होती है, पार्टनर को फर्म की तरफ से कौन सी इनकम होती है। एक तो होता है किसका मतलब क्या मिलेगा, प्रॉफिट। दूसरा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सैलरी, या तुम क्या बोलो, बोनस, या फिर क्या बोलो, कमीशन, या फिर क्या बोलो, रेम्यूनरेशन। ये सब कुछ मिलता है ना। एंड एक और पेमेंट मिलता है क्या, तो वो मिलता है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर। ये अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ चैप्टर समझा रहा हूँ। तो ये 3 पेमेंट आपको मिलता है किसकी तरफ से, मतलब पार्टनर को फर्म से कौन सी इनकम होती है, ये 3 इनकम होती है। प्रॉफिट जो होता है ना दोस्तों, वो प्रॉफिट वो पार्टनर के हाथ में क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। रीजन क्या है, क्योंकि फर्म ऑलरेडी उसके ऊपर कितना % टैक्स पे कर चुका है, 30% टैक्स क्या किया है, पे। एक्चुअली पार्टनर ने भी पे किया है, समझ रहे हो ना। एज लॉन्ग एज एनीथिंग पेड बाय फर्म, अल्टीमेटली बर्डन तो कौन बेयर कर रहा है, पार्टनर ही बेयर कर रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि फर्म ने पे किया है, पार्टनर ने भी पे किया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये दोस्तों पार्टनर के हाथ में क्या होता है, टैक्स। ये भी क्या होता है, तो पार्टनर के हाथ में ही क्या होता है, टैक्स। तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो इस वाली कैटेगरी में हुआ है कि इसमें उन्होंने लिमिट को क्या कर दिया है, चेंज। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इसके ऊपर तो एट द रेट ऑफ 12% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो एज इट इज ही आपको कंटिन्यू करना है। 12% हम देते थे ना, कि 12% का मिलेगा, उतना ही आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। समझ रहे हो तुम लोग। तो क्या अमेंडमेंट क्या हुआ है, तो पूरा मैं बताता हूँ, पुराना वाला क्या था एंड अभी वाला क्या था। मतलब अभी क्या है, ओल्ड में क्या था पता है आपको, याद होगा कि सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होता था, बुक प्रॉफिट। याद है ना सबको, कैसे गिनते हैं हम लोग, बुक प्रॉफिट कैसे गिनते हैं, बुक प्रॉफिट कैसे गिना जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो नेट प्रॉफिट एज पर विच अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस क्या करना है, प्लस जो आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं अंडर सेक्शन 28 से लगाकर कहाँ तक के
44 के एडजस्टमेंट्स प्लस कॉस्ट एडजस्टमेंट प्लस जो आपने क्या पे किया हुआ है, तो जो रेम्यूनरेशन आपने क्या किया है, रेम्यूनरेशन पेड टू विच पार्टनर वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग पार्टनर का तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। सिर्फ कौन से रेम्यूनरेशन का मिलता है, वर्किंग पार्टनर। दूसरा आपको ये भी बताया गया था 184 करके एक सेक्शन आता है कि अगर आपको रेम्यूनरेशन चाहिए ना, तो वो बात किस में मेंशन होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में क्या होनी चाहिए दोस्तों, मेंशन। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपको रेम्यूनरेशन का डिडक्शन चाहिए तो वो बात किस में मेंशन होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में वो बात क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान दें। तो ये हो गया अपना बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट में क्या होता था, तो उसके हम दो टुकड़े करते थे। तो पहला 3 लाख होता था, फर्स्ट क्या 3 लाख। तो फर्स्ट 3 लाख का हम कितना करते थे, 90। याद है सबको ये, और कितना 1,50,000। विच एवर इज, इन दोनों में से क्या लेना होता था, विच एवर इज क्या लेते थे हम, हायर। फिर अपने इसका सम करेंगे, ठीक है। 3 लाख का कितना 90 और कितना 150, विच एवर इज हायर। तो 150 क्यों रखा, कभी कभी बुक प्रॉफिट बहुत नॉमिनल है, मान लो 2 लाख ही है तो, या 1 लाख ही है, 1 लाख ही बुक प्रॉफिट है, तो 1 लाख का 90% करोगे तो कितना होगा, 90,000। तो 90,000 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर कितना मिलेगा, 1.5 लाख। देखो प्रॉफिट कम होना और एफर्ट का दोनों का अलग अलग होता है। प्रॉफिट कम हुआ पर आपके एफर्ट तो लगे रहते ना, समझ में आ रहा है ना। इवन लॉस हुआ, मान लो बुक प्रॉफिट नहीं बुक लॉस है, तो बुक लॉस में क्या करोगे, है ही नहीं पैसा ही नहीं है, तो तुम रेम्यूनरेशन कैसे लेके जा सकते हो। पर फिर भी इनकम टैक्स वालों ने बड़ा दिल रखा, बोले नहीं फिर भी तुम 1.5 लाख ले जाओ, क्योंकि एफर्ट तो लगे होंगे ना आपके, क्या करने में, लॉस करने में, बिजनेस करने में एफर्ट तो लगता है। तो आप समझो 1.5 लाख और कितना है 90, विचेवर इज क्या लेना है आपको, हायर नाउ। और जो बाकी का बैलेंस प्रॉफिट होता था, देखो मैं अभी तक अमेंडमेंट पे नहीं आया हूँ, मैं बिल्टअप कर रहा हूँ, तुम समझो। अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपको बता दूं ना कि वो बुक प्रॉफिट में अमेंडमेंट हुआ है खत्म, तो फिर अपने 15 मिनट में अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगे। तो बिल्टअप तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉफिट जो होगा ना, वो बैलेंस प्रॉफिट का एट द रेट ऑफ कितना करना है, 60। अभी आते हैं अपने अमेंडमेंट पे, ठीक है। अभी क्या अमेंडमेंट हुआ है समझ में, ठीक है। अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो बुक प्रॉफिट था ना, उसमें फर्स्ट 3 लाख थे पहले, उसमें अभी उन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया, 6 लाख। मतलब पहले 6 लाख तक कितना करना है, तो पहले 6 लाख तक कितना करना है 90%, और कितना करना है, तो और कितना करेंगे हम 3 लाख। विच एवर इज इसमें से क्या करना है, तो विच एवर इज क्या करेंगे, हायर। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको 2 गुना कर दिया। तो बोला सर सीधा सीधा बता दो, इतना क्यों लंबा खींच रहे हो? देखो मैं तो खींचूंगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो पहले 6 लाख का कितना, नहीं पहले कितना था 3, अभी कितना हो गया 6। देन 7 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आ सकता है। पार्टनरशिप फर्म का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन। तो देखो द मैनर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट चेंज, द मैनर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट रिमेन सेम, द ओनली चेंज इन व्हाट लिमिट। मैंने ऐसा बोला कि प्रॉफिट गिनने के मेथड में चेंजेस किए, प्रॉफिट जैसे गिनते थे वैसे गिनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं फॉर बेटर क्लैरिटी, बट तुम लोग ध्यान रखो। तो पहले 6 लाख, सॉरी पहले 3 लाख था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया 6। तो बाकी एज इट इज है, जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसका एट द रेट ऑफ कितना परसेंट देना है, 60%। ओके, जो बैलेंस आपका बचेगा वो डन के ऊपर से समझ आ गया, कुछ चेंजेस नहीं है। इसको क्या कर दो, 3 की जगह डबल कर दो, मतलब 6 लाख, और इसको भी डबल कर दो, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका। ओके चलो, अभी एक एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है ना, फिर आप स्ट्रक्चर मैनर में इसको लिख लेना, और एग्जाम के अगले दिन अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं तो इसी में से पढ़ लेना, समझ रहे हो, तो तुमको ज्यादा आइडिया रहेगा। जहां से आपने अमेंडमेंट पढ़े वही अमेंडमेंट पढ़ने चाहिए, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो XYZ कौन है, पार्टनरशिप फर्म, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 पार्टनर है,
उसका नेट प्रॉफिट है एज पर विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और नेट प्रॉफिट है उनका कितना, 18 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर है, कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स वाई एंड जेड, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 15%, और सबकी कैपिटल 10 लाख रुपए ईच है। ठीक है ना, मतलब कितना टोटल, कितना कैपिटल दिया हुआ है, 4.5 लाख, मतलब इसका 1.5, इसका 1.5, इसका 1.5। आई होप आपको समझ आ रहा है, मतलब टोटल 30 लाख की कैपिटल है, उसमें 10-10 लाख तीनों की है, और 15% के हिसाब से ब्याज दिया है। ओके, उसके बाद दोस्तों रेम्यूनरेशन भी दिया है। अभी रेम्यूनरेशन जो है ना एक्स को दिया है। अभी एक्स दोस्तों WP मतलब वर्किंग पार्टनर, समझ जाओगे तुम, ये पूरा लिखो। WP मतलब कौन है, वर्किंग पार्टनर। वाई जो है वो भी वर्किंग पार्टनर। जेड जो है ना वो दोस्तों क्या है, NW मतलब नॉन या स्लीपिंग पार्टनर भी आप बोल सकते। ठीक है, अभी एक्स को जो रेम्यूनरेशन मिला है, समझना, एक्स को जो रेम्यूनरेशन मिला है वो 22 लाख रुपए मिला है। वाई को जो रेम्यूनरेशन मिला है वो कितना मिला है, 18 लाख। एंड जेड को जो रेम्यूनरेशन मिला है वो मिला है कितना, 10 लाख। समझ में आ गया। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं यार, बोले तुम थोड़ा शर्म कर लो यार, इतना ज्यादा रेम्यूनरेशन कौन लेगा। और ये जो है, ये जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको तुम कैसे रेम्यूनरेशन दे सकते हो, क्योंकि वो जो स्लीपिंग है। समझ में आ रहा है, इसका तो एफर्ट ही नहीं है, आ रहा है तुमको समझ। ठीक है, तो ये हो गया अपना रॉ मटेरियल तैयार। अभी थोड़ा मैं ट्विस्ट करता हूँ, अदर इंफॉर्मेशन आती है। तो अदर इंफॉर्मेशन में क्या हुआ है पता है, एक जनरल एक्सपेंसेस था, जनरल एक्सपेंस। ठीक है, इन विच इंक्लूड सम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड किसका पेमेंट था, क्या कुछ प्रॉब्लम, प्रिंटिंग एंड क्या है, स्टेशनरी। उसका एक पेमेंट पार्टी ने ना कैश में किया है, पेमेंट इन किस में किया है, कैश, और 22,000 रुपए का पेमेंट कैश में किया है। समझ रहे हो ना, ओके। फिर दूसरा एक है ना पेमेंट उन्होंने किसको किया है, किसको पेमेंट किया है दोस्तों, रिलेटिव। और रिलेटिव को पेमेंट किया है, मतलब क्या परचेस किया है, तो परचेस ऑफ क्या था दोस्तों, परचेस ऑफ क्या था, गुड्स। तो उन्होंने कुछ गुड्स क्या किए, परचेस किए। वो गुड्स की मार्केट में कीमत दोस्तों 8 लाख रुपए है, बट एक्चुअल में उसको कितने में परचेस किया गया है, तो एक्चुअल में उसको परचेस किया गया है 11 लाख रुपए में। ठीक है, इसका मतलब तुमने ज्यादा खरीदी की, मतलब ज्यादा प्राइस देके खरीदी की। समझ रहे हो ना, ठीक। तीसरा क्या है पता है, थर्ड ये है कि एक पेमेंट था, पेमेंट जिसमें क्या हो गया पता है, TDS का डिफॉल्ट हो गया है। ठीक है ना, TDS का क्या कर दिया, पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया। लाइक पेमेंट उसको करना था, लाइक कोई ऑडिट फीस ही रख लो आप, कोई और लॉ में जो ऑडिट फीस आती है वो। तो एक सेक्शन आता है TDS का 194J, जिसमें TDS डिडक्ट करना होता है। 80,000 रुपए का पेमेंट था, ठीक है ना, पर TDS का डिफॉल्ट किया है। और ये पेमेंट हम करने किसको वाले थे, रेसिडेंट। ठीक है, अभी इन सब में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट विच इनकम। तो फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम, मतलब टैक्सेबल इनकम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब टैक्सेबल इनकम, चलो अपने बोनस में एक और गिनते हैं, फर्म के हाथ में भी टैक्सेबल इनकम निकालो, प्लस किसके हाथ में निकालो, पार्टनर के हाथ में भी निकालो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे बुक प्रॉफिट में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस प्लस एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 28 से 44। ठीक है, मैंने सब कुछ नहीं कवर किया है, इसमें 2-3 और भी हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, वो सब नहीं, अपने जो रेलेवेंट है वो बात करते हैं। अभी क्या होगा देखो, इसका हम कंप्यूटेशन करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ क्या होगा दोस्तों, टैक्सेबल इनकम। सो पर्टिकुलर्स एंड देन क्या होगा, अमाउंट रुपीस। तो नेट प्रॉफिट एज पर PNL कितना है, तो वो मैंने यहाँ पे बताया कितना है दोस्तों, 18। तो वो यहाँ पे जाके मैं पुटअप करता हूँ। तो कितना हो गया आपका, 18 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट हो गया। अभी दोस्तों मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे, तो एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 28 से लेकर कहाँ तक है, 44।
मतलब जो पीजीपी के एडजस्टमेंट है सारे वही। तो देखो नंबर 1, एक तो जो रेम्यूनरेशन टू किसको दिया है आपने, नॉन वर्किंग पर, वो क्या होता है दोस्तों, अलाउड होता है कि नॉट अलाउड, वो नॉट अलाउड, ठीक है। तो वो था दोस्तों कितना, 10 लाख, तो इसको हमने प्लस कर दिया। दूसरा है ना, कुछ कांड किए तुमने, जो अदर इन्फॉर्मेशन है मैंने लिखा था, एक तो तुमने पेमेंट किसमें कर दिया, कैश। तो एक सेक्शन आपको याद होगा, सेक्शन नंबर 40A, सबसेक्शन नंबर कौन सा, 3। अगर आप कैश पेमेंट करते हो एक दिन में 10,000 से ज्यादा, तो वो खर्चा आपको पीएनएल में माइनस नहीं मिलता है, तो 22,000 रुपये प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ माइनस लेके बैठे होंगे तब जाके 18 लाख रुपए प्रॉफिट आया होगा ना, ठीक। फिर एक और कांड किया है, सेक्शन नंबर 40A सबसेक्शन 2, रिलेटिव को पेमेंट किया है, तो एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव, उसको भी हम क्या कर देते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं। तो वो आई थिंक था 3 लाख, मतलब ऐसे तुम मार्केट से खरीदते तो 8 में मिलता, पर तुमने कितने में खरीदा, 11 लाख। तीसरा एक एडजस्टमेंट है दोस्तों, तुमने किसका डिफॉल्ट किया है, टीडीएस का डिफॉल्ट किया है, तो सेक्शन आएगा कौन सा, तो सेक्शन आएगा कौन सा, 40A। बट दोस्तों अभी अगर हम बात करें, ये 80,000 रुपए हैं, तो आपको याद होगा कि रेसिडेंट के अंदर पूरा 100% डिसअलाउ नहीं होता है, कितना परसेंटेज है, 30। तो 80,000 रुपए है, उसका हम कितना परसेंट करेंगे, 30, तो कितना होगा, 24,000 होगा, क्लियर। अभी और एक है दोस्तों, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर्स कैपिटल, अलाउड कहां तक होता है, अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ, कैसे निकालिएगा सब लोग, टू द एक्सटेंट ऑफ कितना होता है, एट द रेट ऑफ 12% ना। तो दोस्तों तो 3% में डिसअलाउ कर दूं, 3% क्या करूं, डिसअलाउ। तो ये देखो, मैं इंडिविजुअली जाके 3-3% करूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा अपना, ठीक है। तो 4.5 लाख रुपए है, वो कितने परसेंटेज पे, 15 पे है, तो 12 पे कितना होगा, या 3 पे कितना होगा, बता, 90,000 होगा, 90,000 होगा ना? मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि 3,60,000 क्या होगा, 3,60,000 अलाउड होगा, एंड 90,000 क्या होगा, डिसअलाउड। समझ पा रहे हो ये क्या कर रहा हूँ, ठीक। तो इधर हमको क्या करना है, ये 90,000 क्या करना है हमको, प्लस कर देना है। अभी ये हमारा क्या तैयार हुआ, बुक प्रॉफिट। अभी प्लस करो सब, चलो, 18 लाख प्लस 10 लाख प्लस 22,000 प्लस 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 90,000, कितना है, 46। 46 नहीं होगा, टोटल कैलसी कर लो, नहीं होगा, 32 लाख, 32 लाख कितना आया, ये तुम्हारा क्या आएगा भाई। तो इसको क्या नाम दिया जाए, इसको नाम देते हैं हम किसका, बुक प्रॉफिट, ओके। नाउ ये हमारा हो गया दोस्तों बुक प्रॉफिट। अभी हमको क्या करना है, ध्यान देना, इसके 2 टुकड़े कर देना, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या था, पहले 3 था, अभी उसकी जगह 6। तो फर्स्ट 6 lakhs, मतलब फर्स्ट क्या करेंगे, 6 लाख एट द रेट ऑफ कितना करेंगे, 90। तो फर्स्ट 6 लाख पे एट द रेट ऑफ 90, मतलब कितना होगा, 540। तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा, तो 26 लाख 36 लाख। इसका दोस्तों कितना करना है, 60%, कितना है, 15 लाख 1581,600। इधर तो अपना 540, और मैं लिख देता हूँ, प्रोविजन तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, 3 लाख, विच एवर इज क्या करूंगा, एग्जाम में ये साइन नहीं करना है, ऐसे पूरा लिखना है। तो ये हम विच एवर इज क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे देखने में अच्छा लगता है बट कर नहीं सकते ना, ओके ना। तो अभी मुझे टोटल करके बताओ, 1581,600, 5,40,000, 21 लाख। ये रेम्यूनरेशन हम क्या कर सकते हैं, ये रेम्यूनरेशन हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। अभी तुमने एक्चुअल में रेम्यूनरेशन कितना दिया है, ठीक है, वो हम देखते हैं। एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो एक्स एंड वाई का ही है, जेड का तो मिलता ही नहीं। तुम समझो, हम जो 40B में जो रेम्यूनरेशन डिसअलाउ करते हैं ना, वो रेम्यूनरेशन डिसअलाउ करते हैं जो अदरवाइज अलाउड है। तो जो नॉन वर्किंग का है वो तो अलाउड ही नहीं है, तो उसको तो वो लिमिट आएगा ही नहीं, उसको तो स्ट्रेट अवे डिसअलाउ कर देना है। तो अभी मुझे ये देखो, एक्स एंड वाई कितना ले जा रहा है, 22 लाख, एंड कितना ले जा रहा है, अरे यार हमने ये रेम्यूनरेशन तो ऐड ही नहीं किया,
ये भी तो माइनस किया हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, ये जो बुक प्रॉफिट हमने निकाला ना, इसमें हमने वो रेम्यूनरेशन प्लस नहीं किया है, सॉरी, नॉन वर्किंग का ही हमने प्लस किया ना। वो रेम्यूनरेशन जो पे किया है वो हमको प्लस करना पड़ेगा ना। तभी वजह बताओ, रेम्यूनरेशन, चलो ये मिस्टेक हो गया, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर कितना होगा बोलो, 40 लाख था ना कुछ, तो अभी उसमें प्लस कर दो 72 लाख 36,000, समझे? ये वो एरर था, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बताओ 72 36 कितना होगा, इधर तो ये तो फिक्स रहेगा 66 लाख 36,000, उसका 60% करो 39 लाख 81,600, दोनों का प्लस करो अभी 45 लाख। ये तुम्हारा रेम्यूनरेशन क्या हो सकता है, अलाउड हो सकता है, समझे? अभी तुमने एक्चुअल में कितना रेम्यूनरेशन दिया, एक्स को तुमने दिया है कितना 22 लाख एंड वाई को तुमने दिया है कितना 18 लाख, मतलब टोटल रेम्यूनरेशन आपने कितना दिया हुआ है 40 लाख रुपए दिए। तो बताओ लिमिट के अंदर दिया है कि लिमिट के बाहर दिया है? लिमिट के अंदर दिया है, हाँ है ना। पर अगर मान लो 40 की जगह तुमने रेम्यूनरेशन अज्यूम करते हैं कि मान लो 40 की जगह अज्यूम करते हैं कि आपने रेम्यूनरेशन दिया है 49, तो अभी ऑब्वियस है 49 लाख दूंगा तो ये भी थोड़ा चेंज होगा ना, क्यों? क्योंकि बुक प्रॉफिट में 40 की जगह 49 ऐड होगा, फिर 60 90 करूंगा ना। पर अपने मान के चलते कि यही रेम्यूनरेशन आ रहा है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो जो एक्सेस पोर्शन होगा, एक्सेस पोर्शन जो होगा उसको हम क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। तो कितना होगा एक्सेस पोर्शन, 3,78,000। इतना पोर्शन हमको क्या करना पड़ेगा, इतना पोर्शन हमको डिसअलाउ करना है अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 40। क्लियर हो गया तुमको, आ रहा है तुमको समझ में? तो ये तुमको ध्यान रखना। अभी तुम समझो, हमने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको कौन सी इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल इनकम। तो एक मैं बताता हूं किसकी, फर्म की, फिर एक हम डिस्कस करते हैं किसका, पार्टनर। पार्टनर में 3 है, एक्स वाई एंड कौन, जेड, ठीक है ना। फर्म का क्या टैक्सेबल इनकम है, तो हमारे पास ऑलरेडी कौन सा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, बुक प्रॉफिट। तो उसमें से मैं जो रेम्यूनरेशन डिडक्टिबल है वो माइनस कर दूंगा, तो इनकम मिल जाएगी ना कि नहीं मिलेगी? देखो बुक प्रॉफिट में ऐसे भी सारे एडजस्टमेंट हो रखे हैं अपने, तो बुक प्रॉफिट कितना है अपने पास 72 लाख, कितना है 36,000, तो 72 लाख 36,000 ये अपना बुक प्रॉफिट है। तो रेम्यूनरेशन डिडक्टिबल कितना है 40 लाख ही है ना। बोले नहीं सर 40 लाख कैसे होगा, तुमने तो गिना ना यहाँ पे 41, बट वो लिमिट गिनी है मैंने। वो किस लिए गिनी है कि तुमने जो रेम्यूनरेशन दिया है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी इस केस में 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा 32 लाख 36, ये जो ये आपका कौन सा इनकम होगा टैक्सेबल। इसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म एट द रेट ऑफ कितना टैक्स पे करेगी 30, समझ गए? अभी पार्टनर को कौन सी इनकम होगी देख, तो जो प्रॉफिट मिला होगा प्रॉफिट उसको तो क्या करेंगे एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। दूसरा क्या मिला होगा दोस्तों, सैलरी। तो सैलरी जो है जेड के हाथ में भी एग्जेम्प्ट होगी ना, क्यों? क्योंकि फर्म के हाथ में डिसअलाउ कर दिया, मतलब फर्म ने टैक्स पे कर दिया ना। एक्स के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा 22, और वाई के हाथ में कितना होगा, ठीक है। अभी थोड़ा मैं डिफिकल्ट करता हूँ इसको। मान लो कि जो रेम्यूनरेशन आपको मिला है वो रेम्यूनरेशन जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो तुमने पे कितना किया है 49 टैक्स, कितना पे किया 49, और उस 49 का मैं बाइफर्केशन कैसे करूं पता है, 25 लाख इसको दिया है एंड 24 लाख रुपए इसको दिए हैं। हम ये अजम्पशन वाला सम कर रहे हैं जो हमने अलग से अज्यूम किया। तो 25 लाख रुपए एंड 24 लाख रुपए, तो उनके हाथ में कितना टैक्स होगा, 25 24 दोनों होगा नहीं,
क्योंकि हमने फर्म को कितना डिसअलाउ किया 378,400, मतलब ये 378,400 पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, पर इसमें तो 2 पार्टनर है, तो आपको इसको प्रोपोर्शनेटली क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इन दिस रेशियो 25 एंड कौन सा 20। नहीं समझ रहे तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? क्योंकि तुमने 25 लाख का थोड़ी डिडक्शन दिया है, डिडक्शन तो तुमने कहाँ गया 45 21 600 का ही दिया ना, तो ये 41 45 21 600 किस रेशियो में टैक्सेबल होंगे इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर सॉरी, तो 45 करो सब 45 लाख 21,600 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 49, 23 लाख 6,000 अपने रखे ना, 23 लाख 6,000 समथिंग जो भी आ रहा है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, एक्स के हाथ, और बाकी का किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, वाई का। समझे? ठीक है, तो थोड़ा अगर मान लो ऐसा कुछ ट्विस्ट करके पूछना है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो यहाँ पे तो सीधा सीधा है, मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, जितना तुमने फर्म को डिडक्शन दिया होगा उतना ही तुम पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल कर सकते, इतना सिंपल लॉजिक बैठता है। बट बाद में आता है बोले सर कौन से रेशियो में, तो जिस रेशियो में तुम रेम्यूनरेशन ले गए थे उसी रेशियो में। ठीक है, दूसरा आता है क्या दोस्तों, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में कितना अलाउ किया बोलो, 12, तो इधर 1.2 इधर 1.2 एंड इधर 1.1, समझ रहे? तो ये तुमको मिल जाएगा, इधर आंसर कितना आएगा 23.2, इधर 19.2 एंड इधर सिर्फ कितना आएगा 1.2। देन पार्टनर की अदर इनकम होगी तो इसमें प्लस करनी पड़ेगी। ये मैंने सिर्फ पार्टनर की कौन सी इनकम निकाली है, जो उसको फर्म से हुई है। पार्टनर की और कोई इनकम है तो मान लो उसकी एफडी इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रहा है, पार्टनर ने पर्सनल शेयर्स ले रखे हैं, तो वो अलग से क्या होगा, एड ऑन होगा। कोई डाउट है तो पूछो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो पूछिए। समझ आ गए तुम सब लोग? ठीक है, चलो ये अमेंडमेंट था। ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग क्या करेंगे, सीधा क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और ये 70-30 मुझे लग रहा है कि वो लोग आपको खुद सीधा क्या पूछ लेंगे क्वेश्चन में, तो ये तुमको ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ठंड लग रही? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अभी जो एक दो अमेंडमेंट है, ठीक है ना, फिर हम मटेरियल में जाते हैं जो इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है उसके अंदर, उसमें एक दो थियोरेटिकल अमेंडमेंट है, उसको देखते हैं। अभी क्या होता है देखो, एक कंफ्यूजन पहले हुआ करता था कि जैसे आप क्या करते हो दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी क्या करते हो, हाउस प्रॉपर्टी अगर आप किस पे देते हो, रेंट पे देते हो, तो जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, और अगर रेंट पे देने का आपका क्या होता है, रेंट पे देने का आपका क्या होता है, बिजनेस, क्या होता है, बिजनेस। तो अगर रेंट पे देने का अगर आपका बिजनेस होता है, तो फिर उस केस में वो इनकम, कुछ ऐसे रेफरेंसेस बुक प्लस इंस्टीट्यूट के भी कुछ रेफरेंसेस थे कि अगर बिजनेस होगा ना तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, पीडीएपी में टैक्सेबल होगा।
बट बाद में उन्होंने क्लैरिफाई ये किया कि इवन इफ अगर आपका बिजनेस भी होगा ना प्रॉपर्टी रेंट पे देने का, तो स्टिल वो कौन सी इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ही होगी, इवन इफ आपका बिजनेस होगा रेंट। मतलब मान लो कि तुम्हारा कोई सिंगल यूनिट आपने रेंट पे दिया है, सिंगल यूनिट बोले तो आपने एक ही प्रॉपर्टी जो है रेंट पे दिया हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, वो तो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम ही होगा। पर मान लो मेरा तो बिजनेस ही प्रॉपर्टी रेंट आउट करने का है, 100-150 मकान क्या किए लेट आउट किया हो, कोई बिल्डर है तो उसको तो कौन सी इनकम है, ऐसे देखने आए तो बिजनेस इनकम होगी, बट उसको हमको ट्रीट क्या करना है। तो तुमको ये मन में डाउट होगा कि सर एचपी हो या पीजीईपी हो क्या फर्क पड़ता है, इनकम तो इनकम होता है, ऐसा नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन आपको लिमिटेड मिलता है, पीजीईपी में डिडक्शन आपको अनलिमिटेड, बढ़ा के नहीं मिलता है, अनलिमिटेड। जितना तुम खर्चा करोगे उन सबका डिडक्शन मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब मैनेज करना होता है ना। तो ये एक अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट ये है, जैसे है ना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है समझना, ये डिडक्शन का भी अमेंडमेंट है, साथ में हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू किसको हम लोग करते हैं, एनपीएस। एनपीएस का मतलब आपको पता होगा कि कौन सी स्कीम में आप पैसा लगाते हो, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप क्या लगाते हो, पैसा देते हो, तो एम्प्लॉय जो होता है ना, एम्प्लॉय, ठीक है, उसको डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलता है, तो उसको डिडक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 में मिलता है, किसके कंट्रीब्यूशन का, ओन कंट्रीब्यूशन। और एक और सेक्शन है 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, उसमें किसका मिलता है, तो इसमें कौन करता है, कौन सा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स। और आपको ये भी पता होगा कि 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 जो होता है वो एडिशन टू 1.5 लाख होता है, मतलब ये 1.5 लाख जो मिलता है उससे एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। 80 सीसीडी किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2। तो इसमें है ना उन्होंने लिमिट बढ़ा दी, ठीक है। लिमिट कितना था, तो 14% लिमिट था, किसके लिए, ओनली टू, किसके लिए, कौन से एम्प्लॉयज के लिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अभी उन्होंने एक अमेंडमेंट ये किया है कि अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इसमें कौन कवर्ड होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या होगा, कवर्ड होगा। ये अमेंडमेंट उन्होंने किया है। समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पहले से थे ही, अभी क्या कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी कंसिडर कर लिया। सेम टाइम अगर मैं इसको पीजीवीपी से जोड़ दूं, तो पीजीवीपी के लिए तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयर जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है वो उसके लिए तो वन काइंड ऑफ क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो उनके लिए भी एक्सपेंस की रेंज को बढ़ा के कितना कर दिया, 14% ऑफ क्या, 14% ऑफ क्या, सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है, तो बेसिक प्लस क्या लेना है, डीए। पर डीए में कौन सा वाला डीए लेना है आपको, डन, ठीक है ना। तो ये तुमको ध्यान रखना, ये एक अमेंडमेंट हुआ, 10 की जगह कितना कर दिया, 40। पहले एम्प्लॉयर क्या करता है, अगर वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन करता था ना, ठीक है, अगर आपने जितना रिक्वायर्ड है लॉ में उससे अगर आपने एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट मान लो 10% की है, और तुम अगर 13-15% कर दिया, तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन होता था याद रखोगे तुम, ठीक। तो अभी अपने जाते हैं, ध्यान देना इसके अंदर अमेंडमेंट में कि क्या चेंजेस उन्होंने किए, ध्यान देना। सो पहले तो ये वाला जो अमेंडमेंट हुआ, मैंने हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करने को बोला ना, रिपोर्टिंग ऑफ क्या, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी अंडर क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस। इनिशियली ऐसा था कि वो कहाँ टैक्सेबल हो जाता ना, पीवीपी में, इंस्टेड ऑफ दैट अभी आपको किस में करना है, एचपी में ही करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लास्ट की 3 लाइन पढ़ रहा हूँ। इन व्यू ऑफ द सेम इट इज क्लैरिफाइड दैट एनी इनकम फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, लेटिंग आउट ऑफ residential house or the part of the house by the owner shall not be chargeable under the head profit and gain from business or profession and shall be chargeable to tax under the head income from done। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, increase in amount allowed as reduction to non-government employees and their employees for the employer's contribution to pension scheme referred to in section 80 CCD। पहले कितना लिमिट था, 10, अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया, डन। मतलब पहले 10 से ज्यादा करते थे ना तो डिसअलाउ होता था, क्या पूरा, क्या एक्सेस। अभी उन्होंने क्या कर दिया, 14%।
डन ना, ठीक है। फिर है ना, ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या दिए दोस्तों, क्लैरिफिकेशन दिए। अभी मैंने ना आपको ये पॉइंट रेगुलर लेक्चर में बताया कि ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने किया है जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ में आता है, किस में आता है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। जैसे आपने किसी लॉ में क्या पे किया हुआ है, पेनल्टी पे, कानून तोड़ा है, तो उस केस में उसका कोई खर्चा आपको डिडक्शन में माइनस मिलता नहीं। समझ में आ गया? तो उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर आपको होगा, ठीक है ना, उसका हम कोई डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, इवन पेनल्टी का भी नहीं देंगे, और वो केस लड़ने के लिए भी जो तुम्हारा खर्चा हुआ होगा उसका भी हम आपको क्या नहीं देंगे, डिडक्शन। तो ये उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट नहीं किया, सिर्फ क्या दिया, एक्सप्लेनेशन। तो मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लेना आप लोग, ठीक है। क्या लिखा है देखो, सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द allowability of expenditure laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of business, और क्या दिया है, profession. Provides that any expenditure incurred by an assessee for any purpose which is an offence or which is prohibited by law shall not be deemed to have been incurred for the purpose of क्या लिखा हुआ है, business. Explanation number 3 क्या लिखा है, clarifies that expenditure incurred by an assessee for any purpose which is an offence or which is prohibited by law referred to in explanation 1 includes क्या होगा, बोलो। तुमने है ना वो केस लड़ने के लिए भी तुमने खर्चा किया है, तो इसमें क्या लिखा है, incurred for any purpose which is an offence or prohibited by law enacted in, और क्या लिखा है, outside, or is incurred to provide any benefit or perquisite in whatever form to a person whether or not carrying on a business or exercising the profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is a violation of क्या लिखा हुआ है, any law। कोई कमीशन दिया है, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी की है, तो उन सबको हम क्या करेंगे, डिसअलाउ। समझ में आ गया? सेटलमेंट अमाउंट आर इनकर्ड ड्यू टू द इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ रिलेटेड टू द इंफ्रैक्शन एटसेट्रा एंड देयरफॉर शुड नॉट बी अलाउड एज क्या लिखा हुआ है, बिजनेस। मतलब इन शॉर्ट आपने कानून या तो फिर क्या किया होगा, लॉ का ब्रेक, लॉ वायलेशन किया है, तो उस केस में डिसअलाउ कर देंगे खर्चा। इसको फटाफट पढ़ते। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ विच पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म अलाउड एज क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन। पहले क्या था, 3 लाख, अभी उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 6 लाख, और कितना कर दिया, 90। इधर 3 था, इधर पहले कितना था, 1.5। बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो ये तुमको ध्यान रखना है ना, ये इतना कोई खास काम का नहीं है, छोटा सा एक अमेंडमेंट है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है, ठीक है, उनका नाम उन्होंने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो उनको अभी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रीट किया जाएगा। बस इतना उन्होंने कोई हम क्या किया है, कंसिडर किया। तो ये कौन सा अमेंडमेंट है, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द कैलकुलेशन, सिर्फ एक एंटिटी है बोर्ड, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, ठीक है। सो जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स, उन सबको वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देते हैं। नेशनल हाउसिंग बोर्ड को उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। डन, क्लियर है सबको? अभी एक छोटे से अमेंडमेंट्स करते हैं, कैपिटल गेन अपने ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है। वो अभी स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि उसके ही सबसे ज्यादा क्या है, अमेंडमेंट है। चलो एक छोटा सा अमेंडमेंट करते हैं, किसका, IFOS का, ठीक है। फिर अपने कैपिटल गेन का करेंगे। थक नहीं गए ना तुम लोग? No sir, no sir. चलिए ना, क्या ठंड लग रही है, अभी भी लग रही है क्या, अभी और स्लो करूं? हाँ चलो ध्यान देना। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, IFOS के चैप्टर में जो अमेंडमेंट हुआ है, इसमें से भी छोटा मोटा कुछ पूछ सकते हैं। 2 अमेंडमेंट हैं जो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। पहला अमेंडमेंट उन्होंने किया है दोस्तों, किसके अंदर, किसके अंदर किया है, फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन में आपको याद ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 है, एक तो है 115 कौन सा वाला, BAC, एंड एक अगर आप क्या करते हो, ऑप्ट आउट। तो क्या था फैमिली पेंशन में, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का क्या मिलता है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का क्या मिलता है, डिडक्शन।
ठीक है, समझिएगा। तो उसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में 2 पार्ट करने हैं, ठीक है। 1/3 ऑफ क्या करते हैं हम, 1/3 ऑफ क्या टोटल, और क्या होता था 15,000, विच एवर इज लोअर का रिडक्शन मिलता था, ये ऑप्ट आउट कर। अभी क्या है बताया, बीएससी में आपको 25,000 रुपए का रिडक्शन मिलेगा, ये नया अमेंडमेंट, ये फिक्स है, 25,000 रुपए का आपको रिडक्शन दे देना है अगर टैक्स पेयर कौन सी स्कीम में जाता है, 115 बीएससी में टैक्स पेयर। ये ध्यान रखना, ये भी आ सकता है टोटल इनकम में पूछेंगे, टोटल इनकम का 7 लाख का सम आता है और उससे बीएससी का टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो डिडक्शन देना है, ये समझ रहे हो ना, क्या देना है, डिडक्शन। तो अगर फैमिली पेंशन 1 लाख मिला है तो एक में से 25,000 क्या करते हैं, माइनस। ओके, अमेंडमेंट नंबर 2, एक न्यू सेक्शन उन्होंने इंसर्ट किया है, न्यू सेक्शन इंसर्टेड, ये भी कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ है बट वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 222, वो पता है 5 क्लॉजेज होते थे, ए बी सी डी, ठीक है ना, ई। अभी एक और नया सेक्शन आया 222, ठीक है ना। तो नया सेक्शन आया है 222F, उन्होंने किया है दैट डीम्ड डिविडेंड in case of buyback of shares, क्या होता है, बायबैक ऑफ क्या शेयर्स, मतलब शेयर्स का बायबैक होता है तो क्या, अभी ध्यान देना। बट ये है ना, ये प्रोविजन जो मैंने समझाने जा रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा। अभी जो है ना, ये प्रोविजन जो नई अमेंडमेंट वाली है वो विथ इफेक्ट फ्रॉम कहां से है, तो 1 अक्टूबर 2024 से, 1 अक्टूबर 2024 से, एंड अप टू 30th कहाँ तक, तो 30th सितंबर 24 तक ही है। ओके, तो पुराना वाला लॉ क्या था पता है, पुराना वाला लॉ ऐसा बोल रहा है कि जो बायबैक होता है ना, जो भी क्या होता है बायबैक, ठीक है, उसके ऊपर है ना टैक्स पेएबल बाय क्या होता था पता है, कॉर्पोरेट। मतलब टैक्स किसको पे करना होता था दोस्तों, तो टैक्स किसको पे करना होता था, जो कंपनी है उसको टैक्स पे करना है। अंडर विच सेक्शन, तो अंडर सेक्शन 115, कौन सा, QA करके सेक्शन है, आपको याद होगा, ठीक है। तो होता था क्या कि बायबैक के ऊपर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था, जो बेसिक टैक्स रेट था, वो बेसिक टैक्स रेट था 20%, ठीक है, प्लस क्या था दोस्तों, सरचार्ज। समझ रहे हो ना तुम सब लोग, सरचार्ज कितना टका था, 12%, तो कितना हो जाएगा 2.4 प्लस 4% क्या लगाने का, सेस। तो बताओगे इफेक्टिव रेट कितना होगा, 22.4 का 4% प्लस करके बताओ, इफेक्टिव टैक्स रेट 23.296। इतना टैक्स किसको देना होता था दोस्तों, कंपनी, मतलब बायबैक प्राइस में जो भी आपका गेन है, मतलब ये 23.296 किसके ऊपर लगता था, तो जो भी आपका कौन सा प्राइस होता था, बायबैक प्राइस माइनस जो उसका शेयर्स का क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आप माइनस करोगे तो इस वैल्यू पे आपको इतना टैक्स देना होता था। तो टेक्निकली तो ये जिम्मेदारी किसकी है टैक्स देने की, शेयर होल्डर की, बट कौन पे कर रहा था, कंपनी। तो अगर 115 QA में कंपनी टैक्स पे कर रहा था ना, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती थी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है ना। शेयर होल्डर के हाथ में वो क्या हो जाती थी, एग्जेम्प्ट। रीजन क्या है कि टैक्स ऑलरेडी कंपनी ने पे कर दिया। और सेक्शन भी मैं बताया था, सेक्शन नंबर था 1034A, उसमें ये इनकम क्या हो जाती थी, एग्जेम्प्ट, क्योंकि शेयर होल्डर ने टैक्स नहीं पे किया बट कंपनी ने तो पे कर ही दिया है। बट अभी 1 अक्टूबर 2024 से क्या कर दिया गया, इस सेक्शन को टाटा बाय बाय बोल दिया गया। 115 क्यों बोले यार, सर समझना आना स्टार्ट हुआ और तुमने क्या बोला कि सेक्शन क्या कर दिया, निकाल दिया। तो यही सब्जेक्ट का ब्यूटी है, आ रहा है तुमको समझ में, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बोले तो सर जो अभी करना है वो बताओ ना, क्यों गोल गोल घुमा रहे हो हमको तब से, वो मैंने बोला ना नहीं बता सकता। तो अभी आपको क्या करना है पता है, अभी उन्होंने क्या किया कि अगर अब बायबैक हुआ ना, बायबैक कब हुआ, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 20, तो सर वो 23 जुलाई क्या था, अरे वो कैपिटल गेन के टैक्स रेट क्या था, ठीक है। तो 1 अक्टूबर के बाद अगर मान लो कि क्या हुआ है, बायबैक हुआ है, तो आपको क्या करना है, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला पता है, कि जो भी बायबैक प्राइस होगा ना,
वो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। टैक्सेबल एंड क्या आतंक मचाया, नो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 57। मतलब होल बायबैक प्राइस, आप समझो होल बायबैक प्राइस होगा ना, वो स्ट्रेट अवे, वो होल बायबैक प्राइस स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे इधर क्या था, मान लो कि बायबैक हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, बायबैक हुआ कितना, 680 पे, तुमने वो शेयर खरीदा था कितने में, 300, तो गेन कितना हुआ, 380। तो 380 पे आपको 23.296 कंपनी को देना होता था। इधर क्या होगा पता है, बायबैक जो हुआ ना, बायबैक प्राइस कितना है, उसी को कंटिन्यू करते हैं, कितना, 680। ये जो 680 आपको मिला ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बोले सर ये तो गलत है, आतंक मचा रखा है सरकार ने। तो बाद में उन्होंने बोला कि हम जाते हैं कैपिटल गेन में, और जो आपका सीईओ था ना, कॉस्ट ऑफ क्या एक्विजिशन, उसको तुम क्या कर लो बताएं, तुम एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या कर लो, क्लेम कर लो। मतलब कैपिटल गेन में जाके वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस। कितने का कैपिटल लॉस होगा, 300 रुपए का आपका क्या होगा, कैपिटल लॉस। वहां दे दिया, डिडक्शन दे दी। तो क्या याद रखोगे, 222F में जो बायबैक प्राइस होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। और डिडक्शन आपको किस में नहीं मिलेगा दोस्तों, 57 में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इवन जो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया है ना, वो भी नहीं मिलेगा, वो आपको कैपिटल गेन में जाके एज अ कैपिटल लॉस क्लेम करना। देन अगेन एक्सपेक्टेड है 6-7 मार्क्स के अंदर या 4-5 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन वो लोग बना के कोशिश। मैंने पूरा पिक्चर आपको बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने टाइटल लगा देते हैं, टैक्स ट्रीटमेंट इन किस में होगा, तो इन केस ऑफ क्या होता है, बायबैक आप करते हैं। डन, ठीक है। सो इसका भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर अपने ब्रेक लेते हैं। अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। अब डेट देखो, डेट कब का है, 1 अक्टूबर 2024। सेक्शन नया जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन दिख नहीं रहा है मुझे, सीधा 222 लिखा है, एफ को कहीं गायब कर दिया इन्होंने। आ रहा है तुमको समझ, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है, 115 QA को भी गायब कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, मतलब लॉ में से गायब कर दिया, इधर तुम मटेरियल में से गायब किए, तो 222 क्या होगा आ गया ना। तो तुमको ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखोगे तो तुम गायब हो जाओगे। क्लियर है, ओके। ओमिशन क्या दिया हुआ है, ओमिशन ये एक पता है आपको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपको एफएमवी से ज्यादा के क्या मिलते थे, शेयर्स, मतलब जो शेयर्स आप इश्यू करते हो वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी क्या होता है ज्यादा, तो एक्सेस अमाउंट होता था, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या होता था। ये सेक्शन सिर्फ किसको एप्लीकेबल होता था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको उन्होंने निकाल दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन जो 15,000 था वो तो एज इट इज है, बट इन केस ऑफ अगर आप क्या जाते हो बीएससी में जाते हो तो 25,000 रुपए का हम डिडक्शन देंगे। बट ये सिर्फ किन लोगों के लिए, ये सिर्फ किन लोगों के लिए बोलो, बीएससी वाले। इधर लिखा है, इट इज टू बी नोटेड दैट देयर इज नो चेंज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन इफ द असेसी इज ऑप्टेड फॉर द ओल्ड टैक्स। डन, चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं, 10:35 को मिलते हैं। डन।